ये प्रोटेस्ट के बाद जो सूरत हाल पाई जाती है, खैर मिनिस्टर ने भी जो है इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन आइंदा जो साल लाहेअमल अख्तियार किया जाएगा वो कैसा रहेगा? देखिए, नीट का मसला पार्लियामेंट पर छाया रहा। CJJ काकरोच पार्टी ने इसको बड़ा रोडों पर लाया और कई तुलबा ने ऐसा एहतजाज किया कि सेंट्रल मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को बिलाखिर इस्तीफा देना पड़ा। सर ये बताइए कि नीट का जो ताल्लुक़ है MBBS है, प्रोफेशनल कोर्स के ताल्लुक से, लेकिन जो सूरत हाल पैदा हुई है हिंदुस्तान में, उसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कारकर्दगी हुकूमत हिंद के तहत मुकम्मल तौर पर नहीं रही। इसी वजह से इस्तीफा नीट रहा और नीट इतना बड़ा मसला बना कि पार्लियामेंट में इसलिए पहले पेपर लीक का मसला होकर मिल गई। इस बार पेपर लीक की वजह से हुकूमत को पेपर कैंसिल ही करना पड़ा, दोबारा इम्तिहान मुनाकिद करना पड़ा। स्टूडेंट्स के लिए नीट होता है, लेकिन पेरेंट्स के लिए नीड होता है। यकीनी तौर पर पेरेंट पैसा खर्चा करके अपनी ज़रूरत ये समझते हैं, उनकी ये नीड होती है कि बच्चे नीट के जरिए एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, वो अबू डॉक्टर होंगे, यानी डॉक्टर की जब बन जाएंगे तो उनकी ख्वाहिश होगी कि हमारा बच्चा MBBS किया है, डॉक्टर किया है। नाज़रीन आदाब, सियासत TV के तालीमी प्रोग्राम सियासत का गाइडेंस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनीर और मेरे साथ मौजूद है माहिर तालीम MA हमीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे नीट, रीनीट, नीट और नीड, इस चारों जाविये में जो तलबा तालिबात परेशान हाल का है और वो अपनी मुस्तकबिल को लेकर फ़िक्रमंद है, और जो सूरत हाल मुल्क में पाई जाती है ख़ास तौर पर तलबा के हवाले से, उस बारे में तफसीली बात करेंगे MA हमीद से। सर ये बताइए कि नीट का जो ताल्लुक़ है MBBS है, प्रोफेशनल कोर्स के ताल्लुक़ से, लेकिन जो सूरत हाल पैदा हुई है हिंदुस्तान में, उसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? साल 2026 की अगर बात करेंगे तो जब से नीट आया है, पहली बार नीट कैंसिल हो गया और रीनीट हुआ। 3 मई को एग्ज़ाम था, कैंसिल करने के बाद फिर 21 जून को रखा गया। अब नीट जो मुनाकिद कर रहा है उसके लिए अलग बॉडी बना दी गई थी, NTA। जब से NTA बना है तो NTA की कारकर्दगी हमेशा मशकूक रही, हमेशा उस पर सवाल निशान उठाए गए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कारकर्दगी हुकूमत हिंद के तहत मुकम्मल तौर पर नहीं रही। इसी वजह से इस्तीफा नीट रहा और नीट इतना बड़ा मसला बना कि पार्लियामेंट में इसलिए पहले पेपर लीक का मसला होकर मिल गई। इस बार पेपर लीक की वजह से हुकूमत को पेपर कैंसिल ही करना पड़ा, दोबारा इम्तिहान मुनाकिद करना पड़ा। लेकिन नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके ज़रिए बच्चे अपने एक रोशन मुस्तकबिल, डॉक्टर बनने का ख्वाब देखते हैं। MBBS पूरे इंडिया में 1 लाख से ज़्यादा सीट हैं, उसके लिए 20 लाख से ज़्यादा बच्चे अपियर होते हैं, 22 लाख 24 लाख बच्चे फॉर्म दाखिल करते हैं। तो इस तरीके से डॉक्टर बनना, MBBS करना, किसी भी कैटेगरी में, A कैटेगरी में, एम्स में, उसके लिए नीट पास होना है, नीट में रैंक लाना है और नीट नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। सर ये जो सूरत हाल पाई जाती है, तो क्या ये नफ्सियाती तौर पर एक वैसा उबाल नहीं बना है? यकीनी तौर पर देखिए, नीट एक बच्चों के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रेस का एग्ज़ाम हो रहा है कि उसमें एक तरफ निगेटिव मार्किंग है, बच्चों को निगेटिव का अंदाज़ा नहीं होता, वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देते हैं, जो मार्क्स आते थे उनको निगेटिव में चले जाते हैं। तो जो पैटर्न बनाया गया वो पैटर्न में निगेटिव है और कोई भी तालिब इल्म ख़ास तौर पर 12th तक पढ़ने वाला पहली बार ये इम्तिहान में शरीक होता है जहाँ पर वो निगेटिव का सामना करता है। अभी जो रिज़ल्ट आते हैं, रिज़ल्ट में उनको अरे मैं अटेम्प्ट नहीं करना था, मुझे जो मार्क्स आए थे वो निगेटिव में चले गए। इसीलिए पहले नीट के लिए आप जो बताया बात ज़हनी तनाव की, टेंशन की, वो इतना ज़्यादा नफ्सियाती असरअंदाज होता है कि उसका नतीजे पर असर पड़ता है। सर हम देखते हैं जैसे इंटरमीडिएट के बाद नीट का एग्ज़ाम रखा जाता है, इनकी उम्र छोटी होती है लेकिन इनकी सोच बड़ी रहती है, वो सोच इनके लिए मौज नहीं बन गई? यकीनी तौर पर देखिए, अभी आपने जो बात की इंटरमीडिएट यानी 10+2 लेवल जो अपने 12वीं दर्जे का है, वो एक फ्यूचर डिसाइडेड ईयर है। एक तालिब इल्म, कोई भी स्टूडेंट 12th तक पढ़ता है पेन पेपर बेस से कमरे जमात में, और उसकी जो है एज जो फैक्टर रहती है 16-17 ईयर्स, क्योंकि मिनिमम 17 ईयर दी गई। 17 ईयर की एज में वो कौमी सतह पर, चूँकि ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक तमाम तलबे अलग अलग रियासतों के, अलग अलग ज़बानों के इसमें शरीक होते हैं, इसीलिए उन पर बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। आप देखेंगे हर स्टेट का एनालिसिस अलग है, चूँकि बच्चे अक्सरियत के बच्चों की वो स्टेट सिलेबस को पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर इंटरमीडिएट है, कर्नाटक में PUC है, केरला में PDC है और महाराष्ट्र में HSC है, हर जगह पे 12th है और अक्सरियत 80-90% बच्चों की स्टेट बोर्ड की होती है।
सर हम देखते हैं कि अक्सर जब ये इस तरह की सूरत हाल पाई जाती है तो तलबा स्टूडेंट्स के लिए नीट होता है लेकिन पेरेंट्स के लिए नीड होता है। यकीनी तौर पर पेरेंट पैसा खर्चा करके अपनी ज़रूरत ये समझते हैं, उनकी ये नीड होती है कि बच्चे नीट के जरिए एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, वो अबू डॉक्टर होंगे, यानी डॉक्टर की जब बन जाएंगे तो उनकी ख्वाहिश होगी कि हमारा बच्चा MBBS किया है, डॉक्टर किया है। अक्सर तो वाकई क्योंकि हम कैरियर में देखते हैं आप क्या बनेंगे तो सबसे बड़ा सवाल उनका डॉक्टर की होता है। तो ये समझते हैं कि हम डॉक्टर बन गए तो हम कामयाब हो गए। तो ये जो पहला वर्ड डॉक्टर का रहता है वो डॉक्टर की पहली सीढ़ी है, इसके ज़रिए उनको MBBS करना है। सर एक सवाल मैं आपसे जोड़ूंगा कि प्रोटेस्ट के बाद जो सूरत हाल पाई जाती है, खैर मिनिस्टर ने भी जो है इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन आइंदा जो साल लाहेअमल इख्तियार किया जाएगा वो कैसा रहेगा? देखिए नीट का मसला पार्लियामेंट पर छाया रहा, CJJ कॉकरोच पार्टी ने इसको बड़ा रोडों पर लाया और कई तुलबा ने ऐसा एहतजाज किया कि सेंट्रल मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को बिलाखिर इस्तीफ़ा देना पड़ा। लेकिन क्या इस मसले का हल होगा? अभी आपका सवाल है आइंदा नीट कैसा रहेगा, क्योंकि नीट में 2-3 चीज़ें देखने आई। एक, पहला पर्चा लीक हुआ, गवर्नमेंट में इन्वॉल्व होकर लीक को बचाकर दोबारा मुनक़िद किया तो बच्चों पर एक और बोझ पड़ा। लेकिन सेकंड, रीनीट के बाद भी जो नतायज आए वो नतायज और चौंका देने वाले रहे। तो चौंका देने के बाद भी एक सवाल निशान उठा OMR की तरफ से। तो हुकूमत को एक तरफ पेपर लीक पर, दूसरी तरफ नतायज पर, दोनों पर गौर करना है। इस्तीफ़ा देना क्या मसले का हल होगा? जैसा आपका सवाल है कि आइंदा क्या रायमा इख्तियार किया जाएगा। अभी पार्लियामेंट की जो में कमेटी बनाई गई थी नीट के लिए, उसने अपना प्रपोजल दिया कि आइंदा जब नीट हो तो वो CBT कंप्यूटर बेस्ड किया जाए बजाय पेपर बेस्ड के। जी यकीनन सूरत हाल संगीन है, लेकिन मसले का हल क्या निकल आता है, क्या सूरत हाल पाई जाती है और आइंदा किस तरह के एग्ज़ाम्स रखे जाएंगे, किस तरीक़ेकार को इख्तियार किया जाएगा, क्या मार्क्स रखे जाएंगे, किस तरह के एग्ज़ाम्स को, स्टैंडर्ड्स को कैसा सिक्योर बनाया जाएगा, ये आने वाले दिनों में ही मालूम होगा। लेकिन सर ये सवाल ये पता होता है कि रीनीट के बाद जो रिज़ल्ट आए हैं उसमें कट ऑफ क्या रहेगा, कौन कौन से कोर्स के लिए अब एलिजिबल होंगे वो लोग? देखिए सबसे अहम सवाल, जब से नीट आया है ये रीनीट के नतीजे में पहली बार 50% जो क्वालिफाइंग एग्जाम होता है वो 213 का आंकड़ा पार किया, यानी 213 नंबर पर उम्मीदवारों को क्वालिफाई करार दिया गया। और OBC ज़िमरे में 177, वरना पिछली साल 141 था, उससे पहले 113 था, एक दफ़ा तो आपको 96 मार्क्स भी थे OBC में। तो इस तरीके से 110 से 140 जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो पहली बार 200 क्रॉस कर दिए। और उसके बाद रिजल्ट में भी देखेंगे, एनालिसिस करेंगे तो पिछले 500 से 600 के दरमियान 90,000 बच्चे हैं। 600 मार्क्स को देखेंगे 10,000 तलबा है और वही 500 पर जाएंगे तो 90,000 है। इस तरीके से टॉप कंपटीशन में बच्चे बढ़ने से, चूँकि एडमिशन टॉप रैंकर पर होता है, टॉप बच्चों की सीट मिलती है, इतना ज़्यादा 500 क्रॉस करने पर, जैसा कि दिल्ली का कंपटीशन बढ़ गया, यूपी में 550 क्रॉस हो रहे हैं, इस तरीके से हर जगह का कट ऑफ बढ़ रहा है। खुद हमारी रियासत तेलंगाना में लास्ट ईयर 2025 में पेपर टफ रहने पर माइनॉरिटी कॉलेजेस या मुस्लिम माइनॉरिटी का कट ऑफ 394 पर उनको एक कैटेगरी में फ्री सीट मिली थी। इस बार अंदाज़ा था कि कट ऑफ 5 नंबर कम होगा, लेकिन अब जो रुझान आएंगे, जो नतायज आएंगे, उससे ऐसा लगता है कि 410 तक ही ख़त्म होगा, उसके पास अराउंड रहेगा। सर इस नताइज की बुनियाद पर आपके क्या इज़हार ख्याल है, किस तरह का लाएअमल करना चाहिए, क्या उनको प्लानिंग करना चाहिए? अभी रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट के बाद एडमिशन होता है, ख़ास तौर पर नीट में MBBS में एडमिशन है, BDS में एडमिशन है, आयुष में, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी है, और 22 रियासतों में नर्सिंग में भी BSc के जरिए एडमिशन है और वेटरनरी में भी है। लेकिन यहाँ तेलंगाना की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ की काउंसलिंग में MBBS में 6 तरह की एडमिशन है। एक ऑल इंडिया कोटा AIQ जो MCC के तहत होता है, वो 15% कोटे में पूरी इंडिया से टॉप बच्चे 15% पर आते हैं। पिछले साल 525 मार्क्स वाला 30,000 रैंक लाकर भी एडमिशन लिया ऑल इंडिया कोटे में तेलंगाना में। इस बार टफ दिख रहा है 560 के ऊपर। दूसरी बार डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है वो B और C कैटेगरी के होते हैं, वो भी ऑल इंडिया कोटे में होते हैं। स्टेट में तेलंगाना में A कैटेगरी CAQ, B कैटेगरी मैनेजमेंट कोटा, C कैटेगरी NRI कोटा, इन तीनों के ज़िम्मे में ABC कैटेगरी में सीटों को तकसीम कर दिया गया। और ये पूरे 100% सीट प्राइवेट कॉलेजेस और माइनॉरिटी कॉलेजेस के तेलंगाना गवर्नमेंट के तहत होते हैं। KNR HS UHS के तहत
होते हैं और 15% सीट गवर्नमेंट कॉलेजेस में होते हैं और 85% गवर्नमेंट के सीट KNR के तहत स्टेट काउंसिलिंग से होते हैं। सर ये तो आपने तफसील बता दी है, तो अब एक सवाल और एक पैदा होता है कि ये देखिए कि काउंसलिंग में जो पूछे जाने वाले सवालात है, किस सवालात के दायरे में वो आते हैं स्टूडेंट, उस बारे में बताएं। देखिए काउंसलिंग में 2 तरीके हैं, एक है MCC मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो ऑल इंडिया लेवल पर लेती है, NSC के तहत, नेशनल मेडिकल काउंसलिंग के तहत। इसमें आपको A कैटेगरी यानी AIQ 15% की रजिस्ट्रेशन करना होता है जिनके मार्क्स अच्छे हैं। अगर कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाता है तो 2 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन फीस होती है, उनको जाना होता है MCC में। अब स्टेट काउंसिलिंग में आना होता है हर स्टेट में, जैसा कि डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, तो यहाँ पर है हेल्थ यूनिवर्सिटी। हमारे पास तेलंगाना में KNR यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस है, जो बॉडी है जो काउंसिलिंग भी मुनक़िद करती है, काउंसिलिंग के जरिए एडमिशन भी देती है, चाहे वो A कैटेगरी के फ्री सीट CAQ के हो, B कैटेगरी मैनेजमेंट कोटे के हो, या C कैटेगरी NRA के। नाज़रीन, कुछ आपके सवालात हैं जो काउंसलिंग के ताल्लुक से या नीट के ताल्लुक से, तो वो हमारे इनबॉक्स में ज़रूर दें। और रोज़ाना सियासत में सुबह 11 था शाम 7 बजे के दरमियान एम हमीद से मुलाकात करते हुए अपने सवालात के हवाले से अपने मुस्तक़बिल को संवारने की कोशिश करें। फ़िलहाल मोहम्मद मुनीर को और माहिर तालीम को इजाज़त दें और देखते रहें सियासत टीवी प्रोग्राम सियासत क्या रहे गाइडेंस। अल्लाह हाफ़िज़।